हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और वो ये टॉपिक है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम अगले मंथ्स अगस्त में 7 अगस्त से जो शुरू होने वाले उसके लिए एक स्ट्रेटजी के रूप में बात करेंगे कि आपको अब ये जो दिन बचे उनमें कैसे किस तरह से अपना एक टाइम टेबल और अपना एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी चाहिए जिससे और अच्छा स्कोर हो सके। उसी बात को यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे कैसे किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कितने टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। प्रत्येक बात आपकी यहाँ पर बताई जाएगी जो आपकी एक एक नंबर से लेके कई नंबर तक बढ़ा सकती है। कि इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले इस तरह की एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। और इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं जिससे आपका आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेंगे। जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित अपडेट होगी, कोई भी स्ट्रेटजी होगी, सभी की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार बने रहें। इससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका स्कोर बहुत अच्छा हो पाएगा। अब सबसे पहले जैसे बात कर लें कि आपको करना क्या है। सबसे पहले एक मेक डायरी आप एक डायरी बनाएं। उस डायरी में प्रत्येक चीज़ आप ज़रूर लिखें। जो भी आप सुबह से लेके शाम तक अपना रूटीन कर रहे हैं उसे ज़रूर लिखें कि सुबह उठ के हमने ये काम किया, सुबह उठ के ये सब्जेक्ट पढ़ा, सुबह से लेके दोपहर में ये काम किया। इस तरह से शाम तक जब तक आप सोएं उसमें प्रत्येक चीज़ को आप ज़रूर लिखें कि आपने इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ा था, इतने समय से लेके इतने समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ा था, आपने इतने समय एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। यदि आप ये सभी चीज़ आप अपनी एक डायरी में लिखेंगे तो उससे क्या है कि आपको ध्यान रहेगा कि कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी और आज हमें ये चीज़ पढ़नी है। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रहेगा कि हमने कल इतने सब्जेक्ट पढ़े थे और आज इतने पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उससे हम कम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कम ध्यान देते हैं। तो हम जब डायरी देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि हम तो कल इतने सब्जेक्ट पढ़े थे और आज तो कम पढ़ पाएँ, तो उससे और मेहनत करते हैं। इसलिए एक डायरी ज़रूर बनाएं। और उसमें और उसके साथ साथ जो हम इस वीडियो में आपको एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसे भी आप ज़रूर लिखें कि किस किस तरह से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है इन दिनों में। अब जैसे सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लें कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद एवरेज, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद नंबर सिस्टम। ये सभी आपके मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन्हीं से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, और उसके बाद एनालॉगी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक रीजनिंग से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये टॉपिकों से आपसे ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक से आए, इसलिए इन टॉपिकों को रीजनिंग में ज़रूर अच्छा करें। उसके बाद बात कर लें जनरल स्टडी की, करंट अफेयर, कंप्यूटर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये आपके जो जनरल स्टडी के टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक आपके जनरल स्टडी के ये आपके जनरल स्टडी टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले टॉपिक में बात कर लें एनालॉगी। एनालॉगी में 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4,
उसके बाद आपकी नंबर सीरीज में यानी मिसिंग नंबर में 3 से 4, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में आपके 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद सिलोजिज्म में आपके 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है, उसके बाद ब्लड रिलेशन में आपके 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद पजल में आपके 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपके 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद वेन डायग्राम में आपके 1 प्रश्न के आसपास यानी आपका आ सकता है, और उसके बाद नॉन वर्बल में आपके यानी 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपके 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है, उसके बाद आपका मिसलेनियस में यानी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है। ये आपके यानी रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन्हीं से यानी आपके यानी रीजनिंग के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके? यानी रीजनिंग के सभी प्रश्न इसी से यानी आपके पूछे जाएंगे, और ये यानी आपका रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में, इसलिए यानी इसे अच्छे से पढ़ें और इन यानी इतने समय में एक अच्छा टाइम बनाएं कि हाँ हमें इतने प्रश्न करने। रीजनिंग का आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसीलिए यानी इन टॉपिकों को अच्छे से देखें क्योंकि ये बहुत ही यानी महत्वपूर्ण टॉपिक हो। इन्हीं यानी टॉपिकों से आपसे यानी रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक में नंबर सिस्टम में 3 से 4 प्रश्न यानी पूछे जाएंगे। उसके बाद सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी आपके 2 प्रश्न, ज्योमेट्री में 2 प्रश्न, उसके बाद यानी टाइम एंड वर्क में 1 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस में 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद आपका पाइप एंड सेटर्न्स में आपके 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद आपका एवरेज से 2 प्रश्न, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम से 1 प्रश्न, उसके बाद आपका यानी परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अलजेब्रा से 3 प्रश्न, उसके बाद आपका यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 प्रश्न, उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन से आपके 1 प्रश्न, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से यानी 1 प्रश्न के आसपास आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से यानी 1 प्रश्न, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से यानी आपका 1 प्रश्न, और डिस्काउंट से आपका यानी 1 प्रश्न आ सकता है। ये यानी आपके मैथ के सभी टॉपिक हैं, इन्हीं से यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यानी ध्यानपूर्वक से इन प्रश्नों को अच्छे से यानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने की यानी कोशिश करें, जिससे क्या है कि आपका एक टाइम टेबल अच्छा बनेगा। क्योंकि आप यदि इन्हें यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका यानी टाइम टेबल नहीं बन पाएगा, समय ज़्यादा लगेगा प्रश्न को करने में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एक दिन में करें। और इन टॉपिकों को आप अपनी यानी एक जो डायरी बनाएंगे उसमें ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि यदि आप इन टॉपिकों को लिखेंगे तो आप एक सही और सटीक यानी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए इन टॉपिकों को ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस किस यानी टॉपिक से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये सभी चीज़ आप ध्यान रख पाएंगे। टॉपिक की जनरल स्टडी टॉपिक में आपसे किस किस यानी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका करंट अफेयर से 6 से 7 प्रश्न, उसके बाद कंप्यूटर से 4 से 5, उसके बाद स्टैटिक जीके से 5 से 6, उसके बाद पॉलिटी से आपके 4 से 5, उसके बाद ज्योग्राफी से यानी आपके 2 से 4, उसके बाद हिस्ट्री से 3 से 4, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद जनरल साइंस से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी यानी टॉपिक जनरल स्टडी से संबंधित हैं। ये टॉपिक से ही आपके यानी जनरल स्टडी से यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन टॉपिकों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ें और इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यानी करें। जो आपकी अपने इसी YouTube चैनल पर यानी इनके लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के, उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक में अभी प्रश्न गलत ज़्यादा जा रहे हैं, वो कौन से में कम जा रहे हैं, उससे और आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे प्रैक्टिस सेट में इतने प्रश्न इस टॉपिक से ज़्यादा गलत जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ें। इसलिए अपने इसी YouTube चैनल पर यानी लगातार प्रैक्टिस सेट की तैयारी कराई जा रही है, तो उन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर लगाएं और
हम इस वीडियो के यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, जिससे यानी उस प्लेलिस्ट का, जिससे आप यानी उन प्लेलिस्ट में जा कर के यानी उन यानी वीडियो को देख लें और आप यानी उन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि आपके यानी लेफ्ट टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स के बारे में। यानी लेफ्ट टॉपिक का मतलब जो टॉपिक आपके अभी तक यानी पूरे नहीं हुए हैं, यानी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और बे टॉपिक जो आपके मतलब वीक टॉपिक हैं। अब आपको करना क्या है कि जो लेफ्ट टॉपिक हैं वो अपनी जो आप डायरी बनाएंगे उसमें लिखेंगे। किसमें? यानी जो आप अपनी डायरी बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी उन टॉपिकों को क्या करेंगे, यानी आप लिखेंगे। उससे क्या है कि आपके यानी जो टॉपिक यानी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं उन्हें आप यदि लिख लेंगे कि हमारे, जैसे अभी मान चलो आपका जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या है कि आपका टॉपिक यानी हुआ नहीं है, तो उसे लिखें कि हमारा जैसे मुगल एम्पायर यानी अभी हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ है? जैसे मुगल यानी जो मुगल साम्राज्य वो हुआ नहीं है। या आपका जैसे हिस्ट्री में अभी जैसे आधुनिक भारत की हिस्ट्री यानी हुई नहीं है। क्या? यानी आधुनिक भारत की जो हिस्ट्री है वो यानी अभी तक यानी कंप्लीट नहीं हुए, तो उसे यानी अपनी डायरी में लिखें। जैसे अभी यानी भूगोल है, क्या है, यानी भूगोल है। भूगोल में जैसे अभी आपका नदी का टॉपिक यानी जैसे हुआ नहीं है, तो उसे लिखें कि हमारा अभी नदी का टॉपिक यानी हुआ नहीं है कंप्लीट, तो उसे करना है। अभी जैसे आपका यानी गणित है, क्या है, गणित है, तो गणित में जैसे आपका मान चलो कोई टॉपिक है, जैसे औसत का टॉपिक है, तो औसत का टॉपिक यदि कंप्लीट नहीं है तो उसे लिखें कि हमारा यानी औसत का टॉपिक गणित में अभी कंप्लीट नहीं है, तो उसे यानी आपको डायरी में लिखना होगा कि यानी ये अभी कंप्लीट नहीं है। जितने भी टॉपिक आपके जैसे कंप्लीट नहीं है उन्हें यानी आपको लिखना है कि हमारे ये टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, इन्हें हमें अभी करना है। उसके बाद बात कर लें वीक टॉपिक की। वीक टॉपिक क्या, जो अभी हमने आपको यानी जो बताई आगे यानी चार्ट वीडियो में कि मतलब कौन कौन से यानी टॉपिक आपके आएंगे, उन टॉपिकों को जरूर लिखें कि हमारा ये वीक टॉपिक है। जैसे अभी आपका जैसे हमने आपका नंबर सिस्टम बताया, क्या बताया, यानी नंबर सिस्टम आपका बताया, तो नंबर सिस्टम में आपको ये लग रहा है कि हमारा नंबर सिस्टम यानी वीक है, तो उसे लिखें। आपका जैसे अभी जैसे क्या कहते हैं रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जैसे अभी डायरेक्शन है आपका टॉपिक, तो डायरेक्शन को क्या करें, आप अपनी डायरी में जैसे लिखें कि हमारा डायरेक्शन का यानी टॉपिक अभी यानी अच्छे से यानी क्लियर नहीं है, और मतलब वो अभी हमारा वीक है, यानी हम उसमें अभी कमज़ोर हैं और हमें और उसे अच्छा करना है। जैसे अभी आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपका कोई टॉपिक है, जैसे मौलिक अधिकार हैं आपके, क्या है, जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि हमारा ये मौलिक अधिकार का भी टॉपिक यानी अच्छे से कवर नहीं है, तो उसे यानी आप उसमें वीक हैं, तो आप उसे और अच्छा करें। क्या करें, यानी और अच्छा करें। लेफ्ट मतलब आपका यानी वे टॉपिक जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, जो आप यानी लगातार पढ़ रहे हैं, और यानी वीक का मतलब वे टॉपिक जो आपको यानी पता तो हैं लेकिन उन्हें मतलब अभी आपसे यानी बे टॉपिक जो आपको पता तो हैं लेकिन आप उनमें अभी क्या है, वीक है, यानी कमज़ोर हैं, यानी आप उन्हें अच्छे से कर नहीं पा रहे, उनके यानी प्रश्न आप यानी अच्छे से कर नहीं पा रहे, तो बे टॉपिक यानी आपके यानी क्या कहलाएंगे, वीक टॉपिक। क्योंकि यानी आप जैसे अभी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हर क्लासेस 24 पर आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और यदि आप जैसे उन प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और आपके जैसे किसी यानी टॉपिक में अच्छे से यानी आप उनके प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है कि आपका वो अभी वीक टॉपिक है, उसे और अच्छे से पढ़ना है, तो ये यानी वीक टॉपिक में आएगा। और आपका यानी लेफ्ट टॉपिक मतलब जो यानी अभी कंप्लीट नहीं है, जिसमें आपने अभी उसे पूरा पढ़ा नहीं है, तो वो आपका लेफ्ट टॉपिक यानी इनकम्प्लीट यानी टॉपिक है, तो उसे भी आप अपनी डायरी में लिखें। एक साइड में आप लिखें लेफ्ट टॉपिक, एक साइड में लिखें वीक टॉपिक, और दोनों को अच्छे से ध्यान रखें। इससे क्या है कि आपका समय में भी बचत होगी, और दूसरा आप क्या होता है कि हम जैसे लगातार पढ़ते हैं और उसमें कुछ टॉपिक रह ही जाते हैं, क्योंकि हमें उन्हें लिखते नहीं है, तो क्या है कि हमारा वहाँ तक ध्यान नहीं पहुँच पाता, तो कुछ टॉपिक हमारे छूट जाते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका
कहीं ना कहीं नंबर कट जाए, इसलिए यानी लेफ्ट टॉपिक और वीक टॉपिक जरूर ध्यान रखें। यदि आप वीक टॉपिक भी लिखेंगे तो वीक टॉपिक में क्या है कि आपका वहाँ पर ध्यान बार बार जाएगा कि ये टॉपिक हमारा अच्छे से अभी क्लियर नहीं है, इसे और अच्छा करना चाहिए, तो आप और उसमें मेहनत करेंगे। तो ये आपके यानी लेफ्ट टॉपिक और वीक टॉपिक यानी एक पेज पर जरूर लिखें और आप उनमें अपने अपने टॉपिक जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं यानी CRPM। अब ये CRPM फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये CRPM फॉर्मूला है क्या। तो CRPM फॉर्मूला का मतलब है यानी C फॉर कॉन्सेप्ट, R फॉर रिवीजन, P फॉर प्रैक्टिस और M फॉर मूक। यानी ये आपके यानी CRPM यानी फॉर्मूला की यानी फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट जैसे अभी आपका कोई यानी सब्जेक्ट है तो पहले उसका यानी एक कॉन्सेप्ट समझे कि हाँ इसमें मतलब यानी क्या क्या यानी टॉपिक हैं, क्या क्या यानी इसमें मतलब चीज़ें हैं, उसे पहले समझें। क्या करें, पूरा उसे अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। यानी पहले क्या करना है हमें, यानी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे अभी आपका मैथ है तो मैथ में आपका जैसे नंबर सिस्टम टॉपिक है, क्या है यानी नंबर सिस्टम, जैसे अभी आपका टॉपिक है क्या यानी नंबर सिस्टम अभी आपका क्या है टॉपिक है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या है, ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि आपको पहले नंबर सिस्टम को समझना होगा। क्या करना होगा, यानी समझना होगा। नंबर सिस्टम को जब समझेंगे तभी यानी आप यानी उनके प्रश्न कर पाएंगे। पहले नंबर सिस्टम को समझें। जैसे अभी आपका यानी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या है आपका, जैसे हिस्ट्री में क्या है कि अभी आपके हिस्ट्री में जैसे मान चलो आपका एंसेंट हिस्ट्री है, क्या है एंसेंट हिस्ट्री। तो एंसेंट हिस्ट्री में जैसे आपके यानी गौतम बुद्ध का टॉपिक है, किसका यानी गौतम बुद्ध का टॉपिक है। तो आपको क्या करना है कि गौतम बुद्ध के टॉपिक को पहले समझे कि यानी इस टॉपिक में हमें क्या क्या यानी बात बताई गई है, यानी क्या क्या यानी पहले हुआ था गौतम बुद्ध के समय में, वो सब चीज़ें पहले समझें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब जैसे आपका मतलब क्या है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी जैसे आपका रीजनिंग है, क्या यानी रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग जैसे अभी आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपका कोई टॉपिक है जैसे एनालॉगी है, क्या है एनालॉगी है। तो एनालॉगी को पहले समझें कि इसमें जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाए तो हम किस तरह से यानी उसका आंसर दें, क्या करें यानी एनालॉगी है तो उसमें जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि हमें मतलब यानी एनालॉगी में किस तरह से यानी प्रश्न का आंसर देना वो पता होना चाहिए। अभी आपका जैसे इसमें नंबर सीरीज है तो नंबर सीरीज को करने का तरीका पता होना चाहिए कि मतलब हमें नंबर सीरीज को करना कैसे है, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रश्न करोगे तो नहीं कर पाओगे, पहले उसका तरीका पता होना चाहिए। यानी उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि हमें इस तरह का प्रश्न आए तो किस तरह से करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे R फॉर रिवीजन। अब रिवीजन में क्या है कि रिवीजन में आपको मतलब जो ये आपने यानी ये कॉन्सेप्ट समझा है, जो आपका जैसे नंबर सिस्टम में अभी बताया हमने, या कोई टॉपिक है जैसे गौतम बुद्ध है, या पॉलिटी में जैसे मौलिक अधिकार है या एनालॉगी है, ये जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके बाद फिर रिवीजन करो। जब आपके समझ में आने लगे तो फिर एक टाइम टेबल बना के यानी आप क्या करो एक रिवीजन करो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, अब आप रिवीजन ही नहीं कर रहे काफ़ी टाइम तक तो फिर क्या होगा, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए उसे मतलब रिवीजन करना रोजाना, जिससे क्या है कि आपका और अच्छा वो क्लियर होगा। उसके बाद जब आप रिवीजन कर लो अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी आपके मैथ के यानी नंबर सिस्टम का आपने बताया एवरेज है, जैसे औसत है, औसत है तो औसत में क्या है कि आपको फिर प्रश्न करने, जैसे उसमें क्या है जैसे आपको उसके यानी औसत के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने। जैसे अभी औसत का आपका यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, रिवीजन भी कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है उसकी लगातार यानी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या है कि आपका और अच्छा हुआ। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी रीजनिंग में जो क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या है कि आपका और अच्छा उसका स्कोर बनेगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लो इनकी, तब आप यानी MCQ यानी मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपको यानी लगाने, जो मॉक टेस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल यानी हर क्लासेस 24 पर लगातार कराए जा रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपको लगाने। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपके यानी जितने भी टॉपिक हैं यदि आप उनमें अच्छे से प्रश्न कर पा रहे हैं तो आप यानी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यदि आप उनमें प्रश्न अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको डाउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उसमें और
तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मॉक में क्या होता है कि आपकी यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, रिवीजन भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, तब आप क्या कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं। और मॉक में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने सही से कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, या रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, या उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। क्योंकि हमें क्या है, डायरेक्ट मॉक लगाने के साथ साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का समझ में आ गया, उसके साथ साथ आप रोजाना उसकी रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप आराम से मॉक लगा पाएंगे। यदि मॉक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पीछे के ये 3 यानी CRP है, इन पर ध्यान दें, जैसे कॉन्सेप्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यानी समय कम दे रहे हैं, इसीलिए आपके यानी मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। अब बात कर लें कि हाउ टू वर्क CRPM फॉर्मूला, हमें मतलब इस पर कैसे काम करना चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक, इन पर हमें कैसे काम करना चाहिए उसके लिए बता दें, यानी कितना टाइम किसे देना चाहिए और कितना टाइम यानी किसे देना चाहिए, ये सभी चीज़ें यानी इसमें अब जैसे बात करेंगे। सबसे पहले यानी मैथ में क्या है कि कम से कम टाइम 3 घंटे, उसमें किस किस के लिए, जैसे 2 घंटे आपको यानी कॉन्सेप्ट और रिवीजन, किसके लिए यानी 2 घंटे किसके लिए देने चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट और रिवीजन के लिए, किसके लिए, कॉन्सेप्ट और रिवीजन के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 घंटे मैथ के लिए। उसके बाद 1 घंटे यानी PYQ यानी प्रैक्टिस, यानी जो प्रैक्टिस है उसे यानी करना चाहिए कितने, कम से कम 1 घंटे, यानी पहले 2 घंटे हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उसके बाद फिर उसकी रिवीजन करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपके यानी PYQ 1 घंटे यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद बात कर लें रीडिंग की, रीडिंग में आपको 2 घंटे कम से कम टाइम देना है, जिसमें आपको 1 घंटे यानी कॉन्सेप्ट को देने और उसके बाद 1 घंटे यानी PYQ यानी प्रैक्टिस करने, क्या करने यानी PYQ आपको प्रैक्टिस करने। फिर उसके बाद बात कर लें GK GS में क्या है कि आपका यानी टाइम यानी कम से कम 4 घंटे देने, और वो भी कम से कम 200 यानी प्रत्येक दिन यानी कम से कम प्रश्न यानी PYQ में देने। उससे क्या है कि आपका यानी बहुत अच्छा यानी रिजल्ट जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपको यानी ये जो 4 घंटे दे रहे हैं उसमें आप अपने टॉपिक भी रिवीजन करें। जैसे आपका यानी हिस्ट्री है, क्या है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में यदि कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो उसे दें, टाइम दें, और उसके साथ साथ आपको कम से कम 200 प्रश्न आपको करने ही हैं PYQ के रूप में, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो उससे क्या है कि आपके सीधे सीधे प्रश्न आने की संभावना है, यानी आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो उससे क्या है कि आपका सीधा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपके PYQ से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लगातार यानी ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो वही प्रश्न आने की कुछ न कुछ संभावना रहती है। उसके बाद बात कर लें यानी मॉक की, तो मॉक आपको कम से कम यानी 1.5 घंटे का रखना है, क्योंकि 90 मिनट आपको टाइम आपके पेपर में भी जैसे मिलेगा, तो आपको यानी 1 मॉक पर डे देना है, कम से कम यानी 1 मॉक टेस्ट यानी पर डे देना है। बात कर लेते हैं यानी खतरा पॉइंट, जैसे अब इसमें क्या है कि आप जैसे अभी यानी जो आपने ये पीछे प्रक्रिया की है, जैसे आपने मैथ में टाइम दिया है, रीजनिंग में टाइम दिया है, उसके बाद जैसे GK में, उसके बाद आपने मॉक में, तो इनसे जो आपको यानी जानकारी मिली कि मेरी मतलब कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है, या मुझे यानी कहाँ पर किस टॉपिक पर ज़्यादा आगे दिक्कत आ सकती है, उस पर 30 मिनट काम करें। जैसे अभी आपका मैथ है तो मैथ में आपको ये लग रहा है कि मैथ में यानी नंबर सिस्टम से यानी प्रश्न आने की यानी संभावना ज़्यादा लग रही है और मुझे मतलब यानी उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसे ज़रूर 30 मिनट टाइम दें। या जैसे अभी आपको यानी PYQ में दिक्कत आ रही है और ये लग रहा है कि जैसे इतिहास के यानी जैसे मॉडर्न यानी इतिहास में मुझे दिक्कत आ रही है और इसमें प्रश्न आने की यानी ज़्यादा संभावना, तो उसे यानी कम से कम 30 मिनट टाइम दें। उससे क्या है कि आपका जैसे अभी किसी यानी एक टॉपिक को आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें 30 मिनट टाइम दे सकते हैं। यदि 2 टॉपिक में दिक्कत आ रही है जैसे मैथ में भी और उसके बाद यानी आपके ऐसे GS में, तो कम से कम जैसे 15-15 मिनट यानी दोनों को आप दे सकते हैं। ये खतरा यानी 30 मिनट यानी ये यानी उन टॉपिकों के लिए जो आपको यानी दिक्कत आ सकती है और आप मतलब उन्हें प्रश्नों को यानी सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनको यानी आप 30 मिनट यानी टाइम। उसके बाद बात कर लेते हैं यानी बेस्ट टाइम टेबल, यानी आपको टाइम टेबल किस तरह से सेट करना है कि हाँ मुझे यानी इस तरह से यानी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि आप ये सभी चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखें आप
कि आप ये सभी चीज़ यानी एक डायरी में ज़रूर लिखें। अब जैसे टाइम टेबल में क्या करना है कि जैसे हमें एक टाइम टेबल अपनी डायरी पर लिखना है, उसी टाइम टेबल को हमें रोजाना फॉलो करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा, यानी इन दिनों में हमें रोजाना जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोजाना उसी यानी टाइम टेबल के हिसाब से हमें चलना है। ऐसे सुबह 7 से लेकर के 9 बजे तक जीके जीएस, उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे तक रीजनिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद यानी 10 से 11 बजे तक एक ब्रेक ले लें। उससे क्या है कि आपको मतलब जो पीछे यानी किया है उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और फिर एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा यानी आप यानी अपना काम शुरू कर पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं जैसे 11 से लेके 1 बजे तक यानी मैथ कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि आपने यानी एक ब्रेक ले लिया तो आप यानी अपने मैथ कॉन्सेप्ट में अच्छे से यानी ध्यान लगा पाएंगे। फिर 1 से लेके यानी 3 बजे तक, 1 से लेके 3 बजे तक एक ब्रेक लेना है जिसमें आप अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 से लेके 4 बजे तक आपको रीजनिंग PYQ लगाने। उसके बाद 4 से लेके 5 बजे तक मैथ PYQ, उसके बाद 5 से 6 फिर एक रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक जीके जीएस, उसके बाद फिर 8 से 9 एक ब्रेक लेना है आपको। उसके बाद 9 से यानी 10:30 तक एक यानी मॉक टेस्ट, जिसमें आपका यानी सभी का एक यानी मिक्सर होगा, वो यानी आपको एक मॉक टेस्ट है सभी सब्जेक्ट से मिलाकर के जो प्रश्न होंगे उसका एक मॉक टेस्ट देना। उसके बाद यानी 10:30 से लेके 11 बजे तक आपको यानी जो इनमें दिक्कत आई है, जो आपने सुबह से पढ़ाई की है उसमें जो दिक्कत आई है या जो दिक्कत आ सकती है उसको यानी आप यानी 30 मिनट टाइम दें। कितना टाइम दें? यानी 30 मिनट उन टॉपिकों में टाइम दें, जिससे क्या है कि और अच्छा उनमें सुधार आएगा। ये यानी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें और इनको यानी जो ये टाइम टेबल है इसे ध्यान से अपनी यानी डायरी में जरूर लिखें। ये आपकी यानी 20 दिन की केवल यानी तैयारी का समय, और यदि आपका जैसे बाद में होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो 7 अगस्त तक जैसे किसी का यानी 7 अगस्त को होना है तो उसके लिए ये अभी से एक टाइम टेबल यानी आप जितने भी यानी 7 अगस्त यानी जितने भी अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी यानी आप अपना एग्जाम देंगे वो सभी यानी इस टाइम टेबल को जरूर लिखें, क्योंकि यदि आप टाइम टेबल लिख लेंगे तो आप यानी अच्छे से यानी अपनी तैयारी कर पाएंगे और साथ के साथ आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। जो विद्यार्थी यानी इस तरह की यानी तैयारी करेंगे वो सभी का यानी स्कोर बहुत अच्छा जाएगा और यानी बहुत अच्छा स्कोर ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपका ये सोच रहे हो कि कम यानी नंबरों में हमारा सिलेक्शन हो जाए तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फॉर्म कम से कम 63 लाख के आसपास है। कितना है? 63 लाख के आसपास है और वैकेंसी केवल 3000 के आसपास, 3000 के आसपास वैकेंसी है और आपके 63 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें, क्योंकि यानी वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इन दिनों में भी नहीं टाइम टेबल बना रहे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत हाई है। क्योंकि 3000 वैकेंसी हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि 3000 वैकेंसी और 63 लाख फॉर्म है, तो आपको पता ही होगा कि कितनी कंपटीशन आई है। इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप टाइम टेबल नहीं बना रहे तो आपका ये मानो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो यानी कितने कितने प्रश्न किस किस टॉपिक से आएंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जो आपके यानी 40 प्रश्न होंगे जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद मैथमेटिक्स में यानी 30 प्रश्न, उसके बाद यानी रीजनिंग में 30 प्रश्न होंगे और सेम ही यानी आपको मार्क मिलेंगे। जैसे 40 यानी प्रश्न होंगे 40 मार्क, 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क और 30 यानी प्रश्न जनरल रीजनिंग में तो आपको 30 मार्क मिलेंगे। 100 प्रश्न के 100 यानी मार्क मिलेंगे और आपको टाइम मिलेगा कितना? 90 मिनट। कितना मिलेगा? यानी 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से आपके कितने यानी नंबर आने चाहिए, क्योंकि यदि आप यानी ये भी चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे कि हमारे कितने यानी किस टॉपिक में आने चाहिए तो आप ये सोचो कि आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप नॉर्मल सोच के करो कि नहीं हमारा तो हो जाएगा तो आपकी ये गलतफहमी है। आपको प्रॉपर सही और सटीक तरीके से ही यानी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, यानी आपका स्कोर कितना होना चाहिए तब आपके चांस हैं यानी सिलेक्शन होने के। जैसे 30 नंबर का आपका मैथ आएगा तो कम से कम 27 प्रश्न आपके सही जाने चाहिए, कम से कम 27। यदि आपके 27 प्रश्न यानी सही नहीं जा रहे हैं तो ये मानो कि आपका यानी सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। और रीजनिंग में आपके 30 में से कम 29 प्रश्न सही जाने चाहिए। कितने? यानी 29 प्रश्न सही जाने चाहिए। और जनरल यानी अवेयरनेस में 40 प्रश्न यानी 40 प्रश्न आएंगे, उसमें से कम 25 प्रश्न आपके सही जाने चाहिए। और जो आपके 100 यानी प्रश्न होंगे कम से कम आपके 81 नंबर होने चाहिए। यदि आपके यानी कम से कम 81 यानी नंबर नहीं बन रहे तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। और एक और बात बता दें, क्या होता है कि कभी कभी परीक्षार्थियों में यानी किसी का यानी रीजनिंग अच्छा है तो किसी का मैथ खराब है, किसी का यानी जीएस अच्छा है तो किसी का यानी रीजनिंग खराब है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। यदि आपके 2 नंबर यदि मैथ में कम हो रहे हैं, जैसे यानी आपके यानी 27 यानी क्वेश्चन की जगह 25 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपको यानी आपका जो अच्छा है, जैसे आपका जीएस अच्छा है तो कम से कम 27 प्रश्न इसमें लाने पड़ेंगे आपको, यानी 27 यानी प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। यदि आपके रीजनिंग में जैसे 29 नहीं सही कर पा रहे हैं आप, तो आपको जैसे मैथ में आप कर पा रहे हैं तो आपको यानी 2 प्रश्न कम कर पा रहे हैं तो आपको 27 के बजाय 29 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप रीजनिंग में 27 प्रश्न गलत यानी 27 प्रश्न यानी आप सही करने के बाद सिलेक्शन ले पाओगे। यदि आप यानी जैसे किसी में जैसे कम कर रहे हैं तो उस जो आपका अच्छा टॉपिक है उसमें आप यानी ज़्यादा प्रश्न यानी करें, तभी आप सही यानी एक सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आपके यानी जैसे मैथ में 30 यानी प्रश्न है और आपके यानी 27 प्रश्न नहीं सही हो पा रहे हैं और रीजनिंग में आप यानी अच्छा यानी स्कोर कर लेते हैं, तो आपको रीजनिंग में और मेहनत करके यानी आपको यानी स्कोर को बढ़ाना होगा। क्योंकि यदि आप यानी टॉपिक में स्कोर नहीं बढ़ाएंगे तो आपका यानी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कम से कम आपके यानी 80 प्लस यानी नंबर होने चाहिए, कम से कम यानी 80 से ऊपर नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वैकेंसी ओनली 3,000 के आसपास हैं और आपका यानी जो फॉर्म पड़े हैं वो करीब 63 लाख के आसपास है। 63 लाख फॉर्म है और वैकेंसी ओनली 3,000 के आसपास हैं, और आपका यानी 63 लाख फॉर्म होना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए तैयारी भी बहुत अच्छे से करें। इसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है और इसी जानकारी के हिसाब से अपनी एक तैयारी बनाएं और उसी को यानी फॉलो रोजाना करें, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को सोने के बाद सुबह उठने के बाद फिर उसे ही रूटीन को रोजाना फॉलो करें, तभी आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है यानी सिलेक्शन लेना। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण देखने के लिए अपने YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको यानी रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी यानी परीक्षार्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।